हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो जो टॉपिक है आज का, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर हाउसेस। आज हम पढ़ने वाले हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? हमारे घर पे जितने भी अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैंस, ट्यूब लाइट्स, ये सारे एक सिस्टम के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। राइट, और इनमें जो वायरिंग की जाती है वो किस तरह से की जाती है, रास्ते में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं उस सर्किट में, तो वो सब हम आज यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। एक सिंपल डोमेस्टिक सर्किट की डायग्राम आपके सामने बोर्ड पे बनी हुई है। क्या देख सकते हैं हम यहां से कि जो बाहर पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स, खंभे होते हैं, उनके ऊपर से जो वायर्स निकलती हैं, वी कॉल देम ओवरहेड केबल्स। क्या बोलते हैं? ओवरहेड केबल्स बोलते हैं। वहां से कुछ वायर्स हमारे घर में एंटर होती हैं। राइट, यूजुअली दो वायर्स एंटर होती हैं वहां से। एक वायर को हम लाइव वायर बोलते हैं, दूसरी को न्यूट्रल। तो L स्टैंड्स फॉर लाइव हेयर, N स्टैंड्स फॉर न्यूट्रल वायर हेयर। राइट, तो ये दोनों वायर जब एंटर करती हैं तो इनके साथ जुड़ा होता है एक फ्यूज। नाउ व्हाट इज अ फ्यूज? फ्यूज जो है एक तरह का डिवाइस है जो अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द हाई करंट्स। अभी पॉसिबल सी बात है कि अगर किसी डिवाइस को चलने के लिए सर्टेन एम्पियर्स ऑफ करंट चाहिए, अगर वहां पे करंट आप एक रिक्वायरमेंट से ज्यादा सप्लाई कर दोगे तो वो डिवाइस क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। उसको डैमेज होने से बचाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्यूज यूज करते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे इन शॉर्ट व्हाट इज अ फ्यूज, इट इज अ डिवाइस व्हिच प्रोटेक्ट्स द अप्लायंसेस अगेंस्ट हैवी करंट्स या हाई करंट्स। अच्छा, इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? ये डिवाइस वर्क करता है जाउल्स हीटिंग लॉ पे। ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में। क्या कहता था जाउल्स हीटिंग लॉ? कि जब भी किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो सम ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। राइट, वो हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट होती है। आई होप यू रिमेंबर दिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। कौन सा टाइम? जितने टाइम के लिए आप करंट पास करवाते हो। तो यहां पे क्या होगा बेटा, सपोज करो कि करंट बढ़ गया। अभी करंट बढ़ेगा तो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि हीट करंट के स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। राइट, इसका मतलब अगर करंट दुगना हो गया रिक्वायरमेंट से तो हीट 4 गुना ज्यादा पैदा होने लग जाएगी पहले से। इतनी हाई हीट पे ये जो फ्यूज है ये मेल्ट कर जाता है। वी से दैट द फ्यूज इज ब्लोन ऑफ, जल गया, उड़ गया। ठीक है, तो जब वो फ्यूज जो है ब्लो ऑफ हो जाता है तो सर्किट किस स्टेट में चला जाता है? ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट में सर्किट में आगे कोई करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से जो चीजें हैं खराब होने से बच जाएंगी। तो इसके बाद के सारे सर्किट को प्रोटेक्ट करने का काम, जैसे सोल्जर होते हैं बिल्कुल बॉर्डर एरियाज पे खड़े, पूरे कंट्री को प्रोटेक्ट करते हुए, उसी तरह से पूरे सर्किट को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? ये फ्यूज अकेला। ठीक है, अभी ये जो फ्यूज है इसके अंदर ऐसा क्या खास होता है कि ये सेव कर पाता है? एक्चुअली फ्यूज के अंदर एक वायर होती है, वी कॉल इट फ्यूज वायर, और एक स्पेशल वायर है। जैसे यूजुअली अपने घर में जो अप्लायंसेस की कॉर्ड्स होती हैं, वायर्स होती हैं, केबल्स होती हैं, वो कॉपर की बनी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लो है। राइट, तो हमें एक अच्छा कंडक्टिविटी वाला पाथ मिल जाता है। यहां पे जो फ्यूज वायर है वो हम बनाते हैं एलॉय से। एलॉय क्या होते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। यहाँ पे टू मेटल्स लेके चलते हैं। यहाँ पे ये सॉलिड एलॉय है हमारे पास। कौन सी दो मेटल्स मिक्स की हैं? एक तो टिन मिक्स किया है, टिन का सिंबल SN है। दूसरा हमने लेड मिक्स किया है। 75% टिन होता है उसमें, 25% लेड होता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी हो सकती है, जिंक वगैरह भी हो सकता है, बट मेजरली जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए आप इन दोनों की बात करोगे। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्यूज का, मतलब ये हर बार आपको एग्जाम में मिलेगा। इन दोनों को मिक्स करके अलॉय बनाते हैं। यहाँ पे लेड ऐड करने का एक बेनिफिट है। लेड इज अ सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट मेटल का मतलब है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ये मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, लो। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फ्यूज वायर की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप एक फ्यूज वायर से कौन सी मतलब जो प्रॉपर्टी है वो एक्सपेक्ट करते हो, तो हम कहेंगे कि हम चाहते हैं कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो लो हो। ये एक अकेली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई पूछ ले तो कंडक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर कंडक्टिविटी ही कम होगी मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, वो भी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी होगी। तो कंडक्टिविटी उसकी अप्रोप्रिएट हो, ऑप्टिमम हो, या रेजिस्टेंस उसका कम हो, बहुत ज्यादा ना हो, पर प्रॉपर्टी काम की एक ही है कि मेल्टिंग पॉइंट जरूर लो होना चाहिए उसका, ठीक है। अभी फ्यूज दिखता कैसा है, मैं आज आपको यहां पे प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। थोड़े पुराने जमाने में इस तरह के फ्यूज होते थे, यू मस्ट हैव सीन दिस। एक यहां पे सॉकेट होता था, राइट, सॉकेट के ऊपर और नीचे ऐसे वायर होती हैं, और ये कहां पे कनेक्ट होता है सॉकेट, ये कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। किस वायर के साथ, लाइव वायर के साथ। लाइव वायर के साथ ये फ्यूज कनेक्ट होता है। इसके अंदर ये प्लग इंसर्ट होता है। इस प्लग की ये दोनों स्ट्रिप्स ध्यान से देखो, पहले तो इसको देख लो, ये सॉकेट हो गया। इसको कहां अटैच करते हैं, फ्यूज को लाइव वायर में, याद रखना ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर। यहां पे दो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इनके बीच में एक वायर लगी हुई है। लेट मी पुल इट आउट टू शो यू। ये वाली वायर, आई होप यू कैन सी, दिस वायर इज कॉल्ड फ्यूज वायर। ये इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में यहां पे अटैच्ड होती है, राइट। और ये जो क्लिपिंग है ये इन दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में अटैच होता है। मतलब जब ये इसको डाल देते हैं यहां पे तो सर्किट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, स्विच ऑन का काम करता है यहां पे, और करंट क्या है, फ्लो करता रहता है। अब सपोज करो कि ये यहां पे लगा हुआ था, करंट थोड़ा ज्यादा आ गया, रिक्वायरमेंट से ज्यादा आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो फ्यूज वायर थी, ये जो फ्यूज वायर थी इसमें हीट पैदा होने लगेगी। यही फ्यूज वायर है। जैसे इसमें हीट पैदा होने लगेगी तो ये धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, मेल्ट। अगर करंट बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगा, और ये क्या कर जाएगा, यहां से ब्रोक कर जाएगा, बीच में से यहां से मेल्ट हो जाएगा, सर्किट क्या चला जाएगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। इस फ्यूज को बोलते हैं हम रीवायरेबल। री का मतलब दोबारा, वायरेबल का मतलब वायर लगाना। एक बार फ्यूज ब्लो ऑफ हो गया तो ये वायर तो वैनिश हो गई, खत्म हो गई, टूट गई बीच में से, आपको इसको फिर से लगाना पड़ेगा। अब यहां पे क्या करते हैं, जो थोड़े लिटिल नॉलेज वाले, आई डोंट वांट टू कमेंट, बट समटाइम्स व्हाट वी डू कि हम किसी वायर को पील ऑफ करते हैं, वहां से कॉपर वायर निकालते हैं, यहां पे लगा देते हैं। दैट्स रॉन्ग। कॉपर वायर नहीं लगी होती यहां पे एक स्पेशल वायर लगी होती है, और ये वायर कितनी मोटी या पतली लगानी है ये डिपेंड करता है कि उस घर में कितने टोटल इलेक्ट्रिक लोड की, इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत है, उस हिसाब से हम ये वायर को डिसाइड करते हैं। और ये किसी एक्सपर्ट का ही काम है, मतलब उसको करना चाहिए जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। ऐसे नहीं है कि हम और आप उठ के कोई भी यहाँ पे वायर फिक्स कर देंगे। इसको बोलते हैं रीवायरेबल फ्यूज। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहां पे तो एक फ्यूज लगता ही था, और बहुत सारे इंडिविजुअल फ्यूजेस यहां पे भी लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। इसके बाद जितनी भी कंपनीज अप्लायंसेस बनाती थी उन्होंने एक स्कीम और लगाई यहां पे कि देखो खतरा तो डिवाइसेस को है ना, तो उन्होंने हर एक डिवाइस के अंदर एक इंडिविजुअल फ्यूज देना शुरू कर दिया। कैसा दिखता है वो फ्यूज, इस तरह का दिखता है, आई होप यू कैन सी। इसको बोलते हैं कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज क्यों बोलते हैं, अगर आप बाजार से इसको खरीद के, या अभी भी अगर आप कैमरा पे देख पा रहे हो, राइट, इफ यू कैन सी, ये कांच की एक कवरिंग है अनब्रेकेबल प्लास्टिक की, इसके अंदर एक वायर है, दिस इज अगेन द फ्यूज वायर। ये फ्यूज पतला सा सिलेंड्रिकल फ्यूज हर एक डिवाइस के यूजुअली बैक साइड पे फिट हो जाता है। अगर उस डिवाइस के अंदर एक लिमिट से ज्यादा करंट आएगा तो ये जो वायर है इस नॉन ब्रेकेबल प्लास्टिक के फ्रेम के अंदर ये मेल्ट कर जाएगी, और डिवाइस के अंदर करंट नहीं जाएगा, डिवाइस बच जाएगा, ठीक है। ऐसे फ्यूज को क्या बोलते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज बोलते हैं। अच्छा,
जो मैंने आपको पहले दिखाया ये ट्रेडिशनल फ्यूज, इसका फायदा तो था हमें कि सर्किट को सेव करता था, पर एक प्रॉब्लम थी कि जैसे ही फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा इसको रीवायर करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मॉडर्न साइंस ने, यहां पे हमने एक नई तरह के स्विचेस डेवलप किए। ऐसा देखा होगा आपने, आपके जहां पे मतलब एक बड़ा सा बॉक्स है, इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह लगा हुआ, वहां पे ऐसे काफी सारे स्विचेस देखे होंगे। वी कॉल देम MCB, मिनिएचर। मिनिएचर क्यों? छोटा है, उससे पतला सा है। सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है ये कैसे काम करता है? इसके ना अंदर मैकेनिकल सिस्टम इस तरह का है कि इसको ऑन स्टेट में रखेगा जब तक एक लिमिट का करंट है। जैसे ही करंट एक लिमिट से ज्यादा फ्लो होने लगेगा, ये किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिकली ऑफ स्टेट में चला जाएगा। मतलब एक ऐसा स्विच है जिसको ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपके घर में ऐसा हुआ होगा कि कई बार स्विचेस अपने आप ऑफ हो जाते हैं, पूरे घर की लाइट चली जाती है, फिर कुछ देर के बाद ये नॉर्मलाइज हो जाते हैं और अपने आप नीचे आ जाते हैं। बाकायदा इनके साथ एक इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि अगर ये ऊपर चले भी गए तो इसको फोर्सफुली नीचे नहीं करना है या फोर्सफुली आपको ऑन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफ इस वजह से है, सर्किट में करंट एक्स्ट्रा है, आपके अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जब करंट कम होगा अपने आप ऑन स्टेट में आ जाएंगे। या आप एक बार करके देख लो, अगर आपको बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है, वैसे करके देखना नहीं चाहिए, दे आर ऑटोमेटिक। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं ऑफ में जाके और करंट आगे फ्लो नहीं करता। तो यहां पे एक फायदा क्या हो गया कि ऑफ होगा, करंट ठीक हो जाएगा तो वापस ऑन हो जाएगा, तो बार बार वायर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी कई बार बोर्ड का क्वेश्चन हुआ है कि MCB का नॉर्मल रीवायरेबल फ्यूज के ऊपर, ट्रेडिशनल फ्यूज के ऊपर एडवांटेज क्या है? बार बार आपको फ्यूज फिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो फ्यूज 3 टाइप का मैंने आपको यहां पे दिखा दिया है। चलो, उसके बाद लगा होता है मीटर। ये भी आपने देखा होगा, लेट मी शो यू हियर। इस तरह का नजर आता है कुछ इलेक्ट्रिक मीटर, राइट? थोड़ा डिफरेंट हो सकता है शेप से, लेकिन आपके घर में ऐसा एक मीटर लगा होगा, राइट? अब ये मीटर जो है इसके अंदर डिजिट्स होते हैं, राइट? ये डिजिट्स क्या डिनोट करते हैं? लास्ट ईयर भी पढ़ा था हमने, इस बार फिर से एक बार बता देता हूं। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कौन प्रोड्यूस करते हैं? पावर हाउसेस बड़े बड़े टर्बाइंस यूज करके, वहां पे बहुत सारी लेबर होती है, बहुत सारे खर्चे होते हैं, मतलब वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय स्पेंडिंग मनी। फिर अगर उसको आगे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसको बेच रहे हो कस्टमर्स को, तो आप कस्टमर से क्या चार्ज करोगे? पैसा चार्ज करोगे। अब मेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट मैं कुछ और यूज करता हूं, आप सभी अपने घर पे इलेक्ट्रिसिटी की अमाउंट कुछ और यूज करते हैं, तो सबसे एक जितने पैसे तो चार्ज नहीं किए जा सकते, तो कितना किससे चार्ज करना चाहिए उसको मेजर करने के लिए क्या होते हैं? इलेक्ट्रिक मीटर। सो व्हाट डू इलेक्ट्रिक मीटर डू? इट मेजर्स द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट योर होम। ठीक है, इसके अंदर ये जो डिजिट्स होते हैं ये बताते हैं आपको कि आप कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो। हमें पता है फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड कि एक यूनिट का मतलब जो है, एक यूनिट का मतलब जो है वो 1 किलोवाट आर्क से है। ठीक है, किलोवाट पावर आर टाइम, पावर इंटू टाइम क्या होती है? एनर्जी। एक्चुअली हमने पढ़ा था कि किलोवाट आर जो है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, हालांकि ऐसा यूनिट तो हमें एनर्जी की पता है कि जूल है। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? ये होते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। यानी कि वो जूल्स में नहीं मेजर करते इसको, वो किस में मेजर कर लेते हैं? 1 किलोवाट आवर में। और जितनी आप यूनिट्स कंज्यूम करते हो मतलब आपने उतने किलोवाट आवर, यानी कि दैट नंबर टाइम्स दिस वैल्यू आपने एनर्जी कंज्यूम की है। फॉर एग्जाम्पल मेरे ऑफिस का इस बार जो बिल है वो 400 यूनिट्स का आया, राइट? तो इसका मतलब है कि मैंने 400 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कंज्यूम की, यानी कि 400 इंटू दिस जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम की। एक यूनिट का जो रेट होता है वो स्टेट वाइज,
आप रूरल एरिया में हो, आप अर्बन एरिया में हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। ठीक है, फिर आप घर के लिए यूज कर रहे हो या आप ऑफिस के लिए, कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल, उसका भी फर्क होता है। वो सरकार के अपने नियम है, उसके हिसाब से वो चार्ज करते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक मीटर का फंक्शन भी क्लियर हो गया क्या है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या करता है, देखो 2 वायर्स आ रही हैं। अब 2 वायर्स के ऊपर अगर आप पूरे घर के अप्लायंसेस कनेक्ट कर दोगे तो इन 2 वायर्स के ऊपर बेटा लोड बढ़ जाएगा। यहां पे भी हमें एक चीज और डिस्कस करनी थी, लेट मी टेल यू हियर। वहां 1 मिनट से मैं आपको डिस्कनेक्ट करके यहां से कनेक्ट कर दूं। एक चीज जो मैं यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं वो है रेटिंग ऑफ फ्यूज, क्योंकि वहां पे जो बात मैं बताना चाहता हूं वो भी इसी से जुड़ी है। बेटा फ्यूज की रेटिंग, ऐसे कई तरह के फ्यूजेस अवेलेबल हैं मार्केट में। एमसीबी की भी जो लिमिट्स हैं वो अलग अलग आती हैं, कितने एम्पियर के लिए चाहिए। यहां पे मैंने बताया था कि ट्रेडिशनल फ्यूज में हम ये जो वायरिंग करते थे ये भी अलग अलग थिकनेस की करते थे। तो कितना थिक वायर यूज करेंगे, कैसे डिसाइड करें कि मुझे अपने घर पे कितने फ्यूज की जरूरत है, लेट मी टेल यू टुडे। आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको। एक फ्यूज वायर जो होती है उसकी एक लिमिट है। जैसे मैं आपके ऊपर एक बर्डन रखता जाऊं, लेट्स से आपको कुछ उठाने के लिए कह दूं, चेयर्स उठाने के लिए कह दूं, आप एक चेयर आसानी से उठा लोगे, 5 6, एक लिमिट आएगी जिसके बाद आप और चेयर्स नहीं उठा पाओगे। यू विल से सर दैट्स इट, आई कैन ओनली मतलब ट्रांसफर दीज नंबर ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो यहां पे जो फ्यूज वायर है इसकी भी एक कैपेसिटी है करंट को कैरी करने की। द मैक्सिमम कैपेसिटी, the maximum current that a fuse wire can carry, can conduct through it without breaking down is called rating of fuse। तो यहां पे ये वो मैक्सिमम करंट है जो एक फ्यूज वायर अपने अंदर में से निकाल सकती है बिना टूटे, बिना ब्लो ऑफ हुए। यहां पे रेटिंग ऑफ फ्यूज को हम किस में मेजर करते हैं, एम्पियर्स में। अब आपका सवाल होगा कि सर मैं कैसे कैलकुलेट करूं इस चीज को, लेट मी टेल यू, बहुत आसान है। ठीक है बेटा, हर एक अप्लायंस की पावर कंजम्पशन होती है, ठीक है, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इतने किलोवाट का डिवाइस है, ये इतने किलोवाट का या वाट का। तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू V इंटू I। अपने घर पे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो सारे कितनी वोल्टेज पे काम करते हैं इंडिया में, 220 वोल्ट पे, या ये वैल्यू आपको पता होगी। वो डिवाइस कितनी पावर का है ये भी पता होगा, तो आप यहां से क्या निकाल लोगे, I। लेट्स से मेरे पास यहां पे कोई डिवाइस था जिसकी पावर 2200 जो थी वॉट थी, और उसको चलने के लिए वोल्टेज कितनी चाहिए थी, 220 वोल्ट। तो मैं यहां से अगर करंट कैलकुलेट करूं तो वो करंट कितना आएगा, इट विल बी 10 एम्पियर। इसका मतलब उस डिवाइस को चलने के लिए कितने करंट की जरूरत है, 10 एम्पियर की। इसका मतलब इससे ज्यादा करंट दोगे, ज्यादा का मतलब है यहाँ पे ऐसे नहीं कि 10.5 दे देंगे तो खराब हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे 12 13 ऐसे ज्यादा एक्स्ट्रा में दे देंगे तो डिवाइस डैमेज हो सकता है। तो मैं इस अप्लायंस के साथ जो फ्यूज अटैच करूंगा वो 10 एम्पियर टू 11 एम्पियर का फ्यूज जो है वो अटैच कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही करंट उस सर्किट में 10 एम्पियर से ज्यादा जाएगा फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा। करंट जो है डिवाइस तक पहुंचने से पहले फ्यूज में से पास होके जाता है, तो अगर फ्यूज ही ब्लो ऑफ हो गया, डिवाइस के पास करंट नहीं पहुंचा और आपका डिवाइस सेव हो गया। तो इलेक्ट्रिसिटी में रेटिंग वर्ड का मतलब होता है कैपेसिटी, कितना करंट वो झेल सकता है बिना डैमेज हुए। तो मैं बता रहा था कि ये जो 2 वायर्स हैं इनकी भी बेटा रेटिंग होती है, 15 एम्पियर की वायर, 5 एम्पियर की वायर। आपने थिकनेस अलग अलग देखी होंगी वायर्स की। ज्यादा थिकर वायर का मतलब है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, पतली वायर का मतलब है कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है। ठीक है, अगर ज्यादा वाली जगह पे कम लगा देंगे तो डैमेज हो जाएगी वायर। क्यों, अब जैसे ही करंट बढ़ेगा हीट बढ़ जाएगी, जॉल्स हीटिंग लॉ के अकॉर्डिंग वो वायर जल जाएगी। तो इस बर्डन को, इन 2 वायर्स के ऊपर बर्डन कम करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बना दिया। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फिर एक चीज और भी थी, एक तो लोड बढ़ेगा, दूसरा आपके घर में काफी सारे रूम्स हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर भी हो सकता है। अगर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग है तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी वहां पे, तो सब जगह पे वायर्स पहुंचानी है ना। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहां से हम
डिफरेंट वायर्स निकालते हैं और उनको डिफरेंट लोकेशंस पे घर के अंदर भेज देते हैं। हर एक जो यहाँ पे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपस में पैरेलल में होती है, यानी कि हमारे घर के अंदर जो वायरिंग है, जो अप्लायंसेज है, वो किस तरह के कॉम्बिनेशन में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन का बेनिफिट क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं कि एक तो पैरेलल सर्किट में सभी वायर्स में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। दूसरा, सब वायर्स के अंदर जो करंट है वो अकॉर्डिंग टू द नीड जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द डिवाइस, राइट। पोटेंशियल सबको लगभग एक जितना चाहिए चलने के लिए, लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट सबकी क्या है? अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पैरेलल में अटैच करना ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर हम पढ़ चुके हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहां पे नेट रेजिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट भी कम होगा। चौथा, यहाँ पे इंडिविजुअल आपको कंट्रोल मिल जाता है। अगर मैं चाहूं कि मैं रूम का सिर्फ फैन ऑन करना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ फैन ही ऑन करना होगा। अगर मैं ट्यूबलाइट ऑन करना चाहता हूं तो ट्यूबलाइट ही ऑन कर सकता हूं। अगर सीरीज में लगा दूंगा तो सब चीजें ऑन करनी पड़ेगी, बीच में से एक चीज ऑफ हो गई तो आगे करंट नहीं जाएगा, सब रुक जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हर एक इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन के यहाँ पे फ्यूजेस भी दिए होते हैं। एक फ्यूज यहाँ पे दे दिया, मास्टर फ्यूज, एक कंज्यूमर फ्यूज हमने यहाँ पे दे दिया, आगे डिवाइसेस में अलग से कार्ट्रिज फ्यूज तो होते ही हैं। तो हम 3 to 4 लेयर ऑफ यहाँ पे प्रोटेक्शन लेके चलते हैं, राइट। एक ये आप देख रहे होंगे कि मैंने नीचे अलग से 2 वायर्स निकाली हैं। ये क्यों? आपने कभी देखा है कि नॉर्मली आपके घर में जो सॉकेट्स होते हैं जिनके अंदर आप डिवाइसेस प्लग इन करते हो, कुछ इस तरह के होते हैं। लेकिन अगर यही सॉकेट आप चेक करो गीजर के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए, और क्या हो सकते हैं, और भी एयर कंडीशनर्स के लिए, तो वहां पे ये आपको बड़े, मतलब थोड़े बड़े साइज का मिलेगा। वी कॉल इट पावर प्लग। पावर प्लग क्यों बोलते हैं? बेटा वो अप्लायंसेस हैवी अप्लायंसेस हैं, उनको ऑपरेट होने के लिए ज्यादा करंट चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 एम्पियर्स का करंट चाहिए। अब यहाँ पे तो मैं पतली वायर्स यूज कर लूंगा क्योंकि इस पे चलना है फ्रिज, इस पे चलना है फैन को, ट्यूबलाइट को, टेलीविजन को, जिनका इलेक्ट्रिक करंट कंजम्पशन कम होता है। अगर इसके साथ मैं गीजर्स या एयर कंडीशनर अटैच कर दूंगा तो इन वायर्स के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, ये जल जाएंगी, रेटिंग कम होती है इनकी। तो अलग से मोटी वायर्स और हैवी ड्यूटी प्लग्स या सॉकेट्स हम यहाँ पे अटैच करते हैं। यूजुअली ये 5 एम्पियर्स के होते हैं, ये 15 एम्पियर की वायरिंग होती है। ये डायरेक्टली यहाँ से जाती है एयर कंडीशनर्स को, गीजर्स को और हैवी अप्लायंसेस को, ठीक है। उसके बाद 2 वायर्स अलग अलग आगे जाती है और फिर ये यहाँ पे क्या है? सॉकेट्स हैं। अच्छा, एक तो अभी मैंने यहाँ पे एक अलग कलर से वायर बनाई है, वी कॉल इट ग्रीन वायर, ठीक है, ग्राउंड वायर बोलते हैं। अब आपके मन में कंफ्यूजन जरूर होगी कि सर इतनी सारी वायरिंग है, क्या इलेक्ट्रीशियंस या हम कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि कौन सी वायर लाइव है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी ग्राउंड वायर है? इसको दूर करने के लिए यहाँ पे हमारे पास एक स्कीम है। आपने वायर्स देखी होंगी, यूजुअली 3 कलर वायर या फिर आपको 2 कलर वायर मिलेंगी। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर एक ब्लैक और रेड है, इसके अंदर एक ब्लैक, रेड और एक साथ में क्या है? ग्रीन वायर है। सो लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड द कलर कोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। बेटा जो लाइव वायर होती है वो रेड कलर की लेते हैं हमेशा, ठीक है। कौन से कलर की? रेड कलर की। जो न्यूट्रल वायर है जिसका काम सर्किट को पूरा करना होता है वो हम लेते हैं ब्लैक कलर की। कौन सी? ब्लैक। ये जो तीसरी वायर है, अब आप कहोगे कि सर ये डिफरेंस क्यों है, कहीं पे 2 होती है, कहीं पे 3 होती है। सो लेट मी गिव यू एन आइडिया कि आप अपने घर पे कैसे चेक कर सकते हो। ये जिन अप्लायंसेस की बॉडी मेटल की बनी हुई है उनमें ये 3 वायर्स मिलेंगी। जिनकी बॉडी मेटेलिक नहीं है, प्लास्टिक की है, वहां पे आपको 2 वायर्स मिलेंगी। अब ये तीसरी वायर जो ग्रीन कलर की है, क्यों है ऐसा? इस तीसरी वायर को बोलते हैं हम ग्राउंड वायर। देखो बेटा, किसी अप्लायंस की बॉडी अगर मेटल की है, उसके अंदर लाइव और न्यूट्रल वायर एंटर कर रही हैं, बाय चांस यहां पे लाइव वायर के अंदर कोई क्रैक आ गया और उसने टच कर लिया अंदर से अप्लायंस की बॉडी को, तो अप्लायंस की बॉडी में चार्ज लीक आउट हो जाएगा। जब भी आप अप्लायंस की बॉडी को हाथ लगाओगे, दैट चार्ज विल लीक थ्रू योर बॉडी और आपको क्या लगेगा? वहां पे इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। उस चीज से बचाने के लिए
यहां पे हम क्या करते हैं, एक तीसरी एक्स्ट्रा वायर देते हैं, ग्राउंड वायर। इसको किससे अटैच करते हैं, इस थर्ड वायर को, इस थर्ड वायर को अटैच करते हैं मेटेलिक बॉडी, आउटर बॉडी के साथ। अगर कहीं वहां पे चार्ज लीक हो तो इस थर्ड वायर से फ्लो हो जाए। फिर ये थर्ड वायर से फ्लो होके जाता कहां है बेटा, इस थर्ड वायर को, ये जो ग्रीन वाली वायर है, ये प्लग के थ्रू एंटर होती है इस अपर होल में, ये जो बिगर होल होता है थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहां से इसके बैक साइड से निकल के सभी अप्लायंसेस एक सिंगल वायर के थ्रू यहां पे क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको जमीन के अंदर एक पिट बना के एक मेटल प्लेट के साथ जोड़ के जमीन में दबा देते हैं, ताकि वो जितना भी एक्स्ट्रा चार्ज हो इस वायर के थ्रू फ्लो के अर्थ में चला जाए। वी कॉल दिस अर्थिंग और ग्राउंडिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, हम अपने घरों में करते हैं। मेटालिक अप्लायंसेस की अर्थिंग सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो आपको कलर कोडिंग यहां पे समझ में आ चुकी है, राइट। दूसरी चीज आपको यहां पे समझ में आ चुकी है, ग्राउंडिंग का क्या मतलब है। ग्राउंडिंग का मतलब होता है टू शेयर द एक्सेस चार्ज विद द ग्राउंड, एक्स्ट्रा चार्ज को ग्राउंड के अंदर भेज देना या उससे शेयर कर लेना। किनको ग्राउंड करते हैं, मेटालिक अप्लायंसेस को। कैसे करते हैं, एक एडिशनल वायर जिसकी इंसुलेशन ग्रीन कलर की होती है, उसको मेटालिक बॉडी से, अप्लायंस की मेटालिक बॉडी से जोड़ देते हैं, राइट। फिर कहां जाता है ये चार्ज, अर्थ के अंदर जाता है, ठीक है। कलर भी समझ में आ गया, लाइव वायर जो है रेड कलर की, ब्लैक जो है न्यूट्रल की। क्या आजकल भी यही कलर आते हैं सर, हमने तो और भी बहुत से कलर देखे हैं बेटा, ये टाइम के साथ चेंज होते गए। आपने ब्राउन, येलो, ब्लू, व्हाइट एंड ग्रीन कलर भी देखे होंगे। तो कोई भी कंपनी जब वायर्स भेजती है तो साथ में कलर कोडिंग दे के भेजती है कि हमारी कंपनी की वायर्स ये कोडिंग प्रेफर करती है, आप चाहो जैसे मर्जी कर लो। वरना अगर आप डिफरेंट कलर भी करोगे तो आपको याद रखना पड़ेगा, विच मे बी कम्बरसम। जो नया इलेक्ट्रिशियन आएगा रिपेयर करने, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन में एक मेन स्विच भी लगा होता है। मेन स्विच का काम क्या है कि अगर कोई आगे खराबी आ गई तो आपको वायर्स को तोड़ना, जोड़ना या रिपेयर करना पड़ेगा, आपको हाथ लगाना पड़ेगा। तो आपको शॉक ना लगे, इसलिए डिजायरेबली आप पूरे सर्किट को ऑफ करना चाहोगे तो आप किससे करते हो, मेन स्विच के साथ करते हो। सो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहता है इंडिया के अंदर, 220 वोल्ट का, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। द नेक्स्ट थिंग, the next thing about domestic electric circuit that I want to teach you is two important terms. The first important term is short circuiting and the second important term is overloading. Now, what do we mean by short circuiting and overloading? Let me tell you one by one. As we have come to know that to run an appliance we need two wires. If it is a metallic body device we need three wires. The third one is ground wire. पर बेसिकली काम की यहां पे कितनी है जिनकी वजह से अप्लायंस चलता है। थर्ड तो हमारी सेफ्टी के लिए, ग्राउंडिंग तो, लाइव और न्यूट्रल। अब सपोज करो मैं एक वैसे ही बॉक्स के थ्रू दिखा रहा हूं, दिस इज एन अप्लायंस, राइट। ये दो वायर्स आ रही हैं इसकी, इनसाइड द अप्लायंस और लेट्स से आउटसाइड, क्योंकि ये वायर्स इकट्ठी आ रही हैं। तो बाय चांस क्या हो गया कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, या तो इसके ऊपर से इंसुलेशन उतर गई, रबड़ की, प्लास्टिक की, या इसको किसी चूहे ने काट दिया ऊपर से, कोई भी और रीजन हो सकता है कि लाइव और न्यूट्रल वायर ना कांटेक्ट में आ गई, ये एक दूसरे को क्या कर गई, टच कर गई, कांटेक्ट में आ गई। अभी क्या होने वाला है, अभी होगा ये कि करंट जो लाइव से फ्लो होके न्यूट्रल के थ्रू वापस आ रहा था अप्लायंस के अंदर जाके, अप्लायंस को रन करके इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होके हमारे पास आ रही थी, ठीक है। दैट वाज द यूजुअल कंडीशन। लेकिन अभी तो ये यहीं से वापस हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। तो करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, वेरी लो। और करंट क्या हो गया, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक करंट को जितना रेजिस्टेंस कम मिलेगा वो क्या हो जाएगा, हाई।
इसकी वजह से यहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से यहां पे आग लग सकती है, पूरे सर्किट जो है उसको आग लग सकती है, बिल्डिंग को आग लग सकती है। वी हैव हर्ड इन न्यूज मेनी टाइम्स कि किसी बिल्डिंग में, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या किसी घर में आग लग गई जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। तो लाइव और न्यूट्रल वायर का आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाना इज नोन एज शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किट हो गई, सर्किट का रास्ता शॉर्ट हो गया। ये जब शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है, करंट बहुत हाई हो जाता है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं शॉर्ट सर्किटिंग के रेजिस्टेंस लो और करंट हाई होने की वजह से हीट प्रोडक्शन बहुत लार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट जो है उसको आग लग जाती है एंड समटाइम इट लीड्स टू फायर हैजार्ड्स या फायर एक्सीडेंट्स। तो ये तीन चीजें आपको यहां पे समझ लेनी है क्योंकि तीनों से ही क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग? द phenomena in which live wire comes in contact with the neutral wire is known as direct contact, right? क्या कहूंगा मैं यहां पे, when live wire comes in direct contact with the neutral wire, right, is known as short circuiting. होता क्या है इसके अंदर, what happens in short circuiting? Resistance becomes very low and current gets very high. Consequences क्या होते हैं? Most of the electric energy gets converted into heat energy, which leads to catching fire by the circuit and it leads to fire accidents. ये हो गया शॉर्ट सर्किटिंग का। शॉर्ट सर्किटिंग के बाद आ जाता है ओवरलोडिंग। अच्छा, अगर कोई आपसे पूछे कि शॉर्ट सर्किटिंग से बच कैसे सकते हैं, एक तो जो आपको केबल्स यूज करनी चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की यूज करनी चाहिए, जिनकी इंसुलेशन वगैरह सॉलिड हो, अच्छी हो, सॉलिड का मतलब है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे फ्यूज यूज कर सकते हो, दैट्स द फंक्शन ऑफ फ्यूज। करंट क्या हो गया था, हाई, एक लिमिट से ज्यादा करंट चला गया, तो अगर वहां पे फ्यूज अवेलेबल होगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, ब्लो ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से अप्लायंस डैमेज होने से बच सकता है या आग लगने से बच सकती है, क्योंकि जो फ्यूज है वो ब्लो ऑफ होके साथ के साथ सर्किट को, करंट जो है सर्किट में से जीरो कर देगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग से बचने का तरीका क्या है, फ्यूज। याद रखना ये चार बातें, व्हाट इज शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट हैपेंस इन शॉर्ट सर्किटिंग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, हाउ वी कैन अवॉइड शॉर्ट सर्किटिंग। चार टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया ओवरलोडिंग। ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा आपको, ओवर का मतलब ज्यादा, लोड का मतलब यहाँ पे बर्डन डालना, लेकिन किस चीज का बर्डन डालना। अभी मैंने आदत देखी है अपने घरों में, यूजुअली, वैसे तो दूसरी कंट्रीज में भी होता है लेकिन अपने यहाँ पे जुगाड़ थोड़े ज्यादा यूज करते हैं लोग। ये मल्टी प्लग आता है मार्केट में एक, यू हैव सीन दिस, एक डिवाइस यहां लगा दो, एक डिवाइस यहां लगा दो, एक डिवाइस यहां लगा दो, कहीं तो मैंने सुना इसके आगे एक और लगा के 4-5 अप्लायंसेस जोड़ देते हैं। कहां पे, एक सिंगल सॉकेट में। अब एक सिंगल सॉकेट के पीछे जो वायर्स लगी हुई थी, मैंने आपको समझाया था कि अगर तो वो नॉर्मल सॉकेट है अपना, ठीक है, तो उसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर करंट कैरी करने की है। ये वायर्स जो है लाइव और न्यूट्रल वायर यहाँ पे नॉर्मल अप्लायंसेस के लिए 5 to 6 एम्पियर करंट कैरी करते हैं। अगर वो पावर प्लग है तो वो 15 एम्पियर कैरी कर लेता है। अगर आप पावर प्लग पे या इस नॉर्मल प्लग पे आगे मल्टी प्लग अटैच करके काफी सारे अप्लायंसेस अटैच कर दोगे, तो जिन वायर्स की कैपेसिटी 5 या 6 एम्पियर, 15 या 16 एम्पियर की थी, वहां पे आप उससे ओवर काम ले रहे हो, ज्यादा काम ले रहे हो, ज्यादा अप्लायंसेस जोड़ के, तो होगा क्या, इन वायर्स के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा। व्हेन ए वायर हैज टू कैरी current more than the rating of the wire, this condition is called overloading। इस कंडीशन को, इस हालत को, वायर की इस हालत को, सर्किट की इस हालत को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब ओवरलोडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ओवरलोडिंग के कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि इन वायर्स में करंट बहुत ज्यादा फ्लो करने लगेगा, जिसकी वजह से हीट बढ़ेगी, इंसुलेशन बिगड़ेगी, लाइव और न्यूट्रल कांटेक्ट में आ जाएंगे, मतलब क्या हो जाएगी,
शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये बात एनसीईआरटी बुक में थोड़ी ना इंटरमिक्स करके दी हुई है, इसको आपने यहां पे सॉर्टिंग कर लेनी है। ओवरलोडिंग में लीड टू शॉर्ट सर्किटिंग, उसके बाद आग लग सकती है, अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं, वायर्स जल सकती हैं, वो सारे वही कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो शॉर्ट सर्किटिंग के थे। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अच्छा, ओवरलोडिंग से कैसे बचे? पहला तरीका तो वही है, करंट बढ़ा तो क्या यूज कर लो, फ्यूज यूज कर लो जो आप शॉर्ट सर्किटिंग में कर रहे थे। दूसरा, डू नॉट प्लग many devices in single socket, ये नहीं करना। मल्टी प्लग अगर आप यूज कर भी रहे हो तो ऐसे अप्लायंसेस अटैच करो जिनकी कैपेसिटी कम है, जिनको करंट कम चाहिए। जैसे टीवी वाला प्लग है, उसके साथ आप चार्जर या छोटे मोटे यहाँ पे आपके सेट टॉप बॉक्स हैं या जो भी है वो अटैच कर लो, वाईफाई का है, लेकिन हैवी अप्लायंस मत कनेक्ट करो उसके साथ, ठीक है। तीसरा, पावर प्लग यूज करो, किसके लिए? हैवी अप्लायंसेस की। तो ये 3 जो यहां पे आप प्रिकॉशंस है, अगर ये लेके चलोगे तो आप ओवरलोडिंग से बच सकते हो। वेल, दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। होप यू हैव एंजॉयड लर्निंग दिस चैप्टर विद मी। लेट्स मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।